हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड एवं सेल विभव के लिए नरनस्ट समीकरण, नरनस्ट इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आप किसी भी बोर्ड से बच्चों, सभी के लिए हेल्पफुल है, इसलिए आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा कथन समझ लीजिए, क्योंकि कथन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है कि ये नरनस्ट समीकरण कहते किसे हैं। कि जब किसी धातु के क्षण को उसके विलयन में रखा जाता है तो धातु के क्षण पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। इस इलेक्ट्रोड विभव का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है। नरनस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे नरनस्ट समीकरण कहते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं बेसिक समझाता हूँ कि भाई साहब, आप लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा होगा, जिसमें हमने आपको बताया था आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये कैसे होता है बच्चों, तो आप लोग अर्धसेल भी जानते हैं कि एक हम पात्र ले लें और पात्र में विद्युत अपघट्ट रख लें। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे जिंक सल्फेट है, और जिस हमने यहाँ पर विद्युत अपघट्ट को लिया है, उसी धातु का हम एक इलेक्ट्रोड यानी एक क्षण लगा देते हैं। जैसे जिंक का हमने, जिंक धातु है, जिंक धातु का हमने क्या किया है, एक विद्युत अपघट्ट लिया है और उसी का हमने क्या लगा दिया बच्चों, एक यहाँ पे क्षण लगा दिया। ये जिंक है, क्या है, जिंक है। अब इस पर क्या होता है कि जैसे ही हम उसी धातु के विलयन में उसी धातु को डुबाते हैं, यानी एक क्षण को डुबाते हैं, तो इसमें दो प्रवृत्ति हो सकती है। या तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता बच्चों, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जैसे दो इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्यागता है, और जो Zn2 पॉजिटिव है ये विलयन में चला आता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है यहाँ पे, इसलिए ये आपका ऋणात्मक कार्य करने लगता है, ऋणात्मक के समान, यानी यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है उसे हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड विभव। यानी किसी भी क्षण के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये मैंने पहले आपको समझाया था। अब इसी इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को क्या क्या, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उसको व्याख्या करने के लिए नरनस्ट ने एक समीकरण दिया कि इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयन का यदि सांद्रण और ताप है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया, जिसे नरनस्ट समीकरण कहते हैं। फिर से समझा आपने क्या है इलेक्ट्रोड विभव, कि भाई हमने कहा कि एक हमने धातु का विलयन ले लिया, ये जिंक सल्फेट है, विद्युत अपघट्ट है, पानी के साथ मिलाकर एक विलयन ले लिया और उसी में जिंक धातु का हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया या इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, तो वहां पे उसकी क्षमता को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब उस इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक में धातु का आयन, धातु आयन का सांद्रण, यानी कितना ज्यादा धातु आयन है विलयन पर, और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विस्तृत व्याख्या करने के लिए, इसके प्रभाव को दर्शाने के लिए नरनस्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, यानी एक समीकरण दिया, जिसे हम नरनस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक बच्चों, चीजें क्लियर है। इलेक्ट्रोड विभव भी आपने समझ लिया कि किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो मान के चलते हैं कि माना हमारे पास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसके सापेक्ष एक समान अभिक्रिया होगी। जैसे कोई भी आपकी अभिक्रिया हो रही है तो हो सकता है वो ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे, दोनों चीज तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन त्यागे, दोनों चीज। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा तो वहां पे अपचयन इलेक्ट्रोड भी हो गया, इलेक्ट्रॉन यदि त्यागा गया तो आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड भी हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो यदि बात किया जाता है बच्चों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके सापेक्ष हम दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं। जैसे दो इलेक्ट्रोड को ले लें तो हमारा एक अर्ध सेल बन जाता, सॉरी एक सेल बन जाता है। जैसे हमारा एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया और एक और आपने ले लिया, तो दोनों को मिलाया तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष समान अभिक्रिया लेके चलते हैं कि कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोड पर जो आयन है वो पॉजिटिव के रूप में है। जैसे आपका मेटल है, एम का मतलब मेटल, एक धातु है जो कि प्लस के रूप में है। अब ये प्लस में है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा
और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है, जैसे n पॉजिटिव है मतलब n इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है, तो ये n इलेक्ट्रॉन इस ले लेगा। जब ले लेगा बच्चों तो इसमें क्या होगा, अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। और जितने भी आपका यहाँ पे प्लस में है उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध मेटल के रूप में आ जाता है। अब इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे के लिए, जैसे हमारा ये अभिक्रिया हो गया के लिए, भाई एग्जाम में लिखना उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। के लिए नरनष्ट समीकरण का कौन सा रूप होगा, के लिए नरनष्ट समीकरण, के लिए नरनष्ट समीकरण का रूप निम्न होगा। रूप कैसा होगा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा किस प्रकार से उन्होंने समीकरण दिया। E बराबर, ठीक, ई नॉट प्लस RT बटा NF, ये आपका लॉग ही है, इनके रूप में लॉग ही बोलते हैं इसको, दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, Mn पॉजिटिव, ठीक है, डिवाइड बाय, फिर हमने m लिया है। अब आपको एक डाउट हो जाएगा कि सर हमारे बुक में ऐसा नहीं है, हमारे बुक में कुछ चेंज है। इस समीकरण को आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई रामबाण है, इसको हम है ना कहीं से प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए भी एक लंबा मेथड लगता है बच्चों, तो लंबा मेथड है, इसलिए यहां पर मैं कहूंगा कि ये समीकरण आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है, ठीक। अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे सर हमारे बुक में तो माइनस है, ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं माइनस भी कर दूंगा, देखना ई नॉट कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन ये माइनस क्यों हुआ, एक लॉग प्रॉपर्टी होता है बच्चों। लॉग प्रॉपर्टी ये होता है कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे बदल दो, तो ये आपका ये सॉलिड स्टेट में है मान लो, तो ये आपका m जो है वो सॉलिड स्टेट में ऊपर चला गया और नीचे आपका आ गया Mn पॉजिटिव। तो फिर आपको यहां से डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि हमारे बुक में माइनस क्यों लिखा है या सर ने ऐसा क्यों लिखा है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर एक चीज बताओ, Mn पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है और ये सॉलिड हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये स्थायी है, रिड्यूस्ड हुआ है ना, ऑक्सीडाइज्ड यहां पे हुआ है, ठीक है। ये चीज यहां पर लिख सकते हो आप, या कि आप लोग यदि थोड़ा सा हिंदी लिखना चाहते हैं, देखिएगा इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, या करके ई नॉट है बच्चों माइनस RT अपॉन NF इन। देखिए जब ये सॉलिड स्टेट में है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो उसमें क्या हुआ है, अपचयन है, तो अपचयित अवस्था कह सकते हैं उसको ना, अपचयित अवस्था। हिंदी में लिख देता हूं, अपचयित अवस्था। यदि यहां पे प्लस लेता बच्चों तो ये उल्टा रहता, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। और ये जो नीचे वाला है इलेक्ट्रॉन त्यागा है, वह प्लस में है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग दिया है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑक्सीकृत हो गई, इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये ऑक्सीकृत अवस्था इसको लिख सकते हैं, ऑक्सीकृत अवस्था, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं बच्चों, तब बारिश हो रही है, थोड़ा सा हो सकता है साउंड में इफेक्ट हो, घर से बाहर भाई साउंड, दरवाजा तो बंद है लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत साउंड आ रहा हो। अब यहाँ पे आपको कुछ डाउट होगा कि सर ये क्या क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखना चाहिए कि जहाँ आपका ई क्या है, आपका ई नॉट क्या है, तो ई आपका है बच्चों अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ई क्या है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, ये हो गया। ई नॉट क्या है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और आपका आर क्या है, आर क्या है, आर आपका है गैस स्थिरांक। आर क्या है बच्चों, गैस स्थिरांक। आर है आपका गैस स्थिरांक, ठीक है, गैस स्थिरांक। इसका मान होता है 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। यहां तक डाउट क्लियर। और ये आपका Mn पॉजिटिव क्या है, तो 1 मोलर सांद्रण पर या
आपका 298 केल्विन ताप पर ये ऑक्सीकृत अवस्था में Mn पॉजिटिव सांद्रण है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आपके मन में डाउट ना हो। Mn पॉजिटिव जो है वो सांद्रण है बच्चों, धातु आयनों का सांद्रण है। वो भी सांद्रण क्या है, 1 मोलर बिलियन पर, 1 मोलर बिलियन और 298 केल्विन ताप पर ये इसका सांद्रण है। अभी और खत्म नहीं हुआ। अब आप कहोगे सर n क्या है, n भी हमें नहीं पता, फिर आपको n भी बताना पड़ेगा ना कि n है क्या। तो आप n कह सकते हो धातु आयन की संयोजकता, धातु आयन की संयोजकता है, ठीक है, धातु आयन की संयोजकता है। और कुछ बचा, बाकी हम तो सॉलिड स्टेट में है। T आपका तापमान हो जाएगा, T है बच्चों, T आपका तापमान है, ताप है, वो भी केल्विन स्केल, केल्विन स्केल पर है ना, केल्विन स्केल पर आपका ताप है, ठीक है। और आपका बच्चा कैपिटल F, ये आपका कैपिटल F क्या है, तो कैपिटल F लिख लेना आप लोग, यहां पर लिख लो बच्चों 1 फैराडे, 1 फैराडे जिसका मान होता है कूलाम में, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 96,500 कूलाम। बहुत समय लग गया सर, अब हम क्या करें, यहां तक इसको लिखना पड़ेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है। नर्नस्ट समीकरण यही है बच्चों, आपको ऐसे ही तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे बच्चों जो हमारा नर्नस्ट समीकरण है, जैसे यहां पर हम इनके फॉर्म में लिए हैं, इसको log 10 में बदलेंगे और धातु की सक्रियता इकाई लेंगे, तो हम नर्नस्ट समीकरण से ही करेंगे, वही चीज है। आगे आपको ये चीज लिखते चलना है, नर्नस्ट समीकरण से, ठीक है। तो अब मैं माइनस वाला आपको इसलिए समझाया कि हम माइनस वाला भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है माइनस वाला, इसलिए आप लोगों को माइनस वाला छोड़ देना है, प्लस वाला ही लेकर चलेंगे बच्चों। ये आपका हो गया E और ये हो गया आपका E0, यहाँ पर प्लस है तो प्लस है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसको क्या करो, इनको log 10 में बदलो तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका RT है ही है, डिवाइड में आपका NF हो जाएगा। यहाँ पर ये log ही था, मतलब इनका मतलब log होता है, लेकिन log E को हमने log 10 का रूप दे दिया है। log E बेस में E था, लेकिन इस बार log 10 हो गया बेस में। और बच्चों आपका ये M जो है, M है N पॉजिटिव है, ठीक है, आपका M N पॉजिटिव है, ठीक है। और नीचे आपका बच्चों, नीचे आपका ये हो गया MS, सॉलिड स्टेट हो गया, मतलब यहां पर सांद्रण की अवस्था में है। अब एक चीज यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो धातु की सक्रियता है इकाई ली जाती है, चूंकि धातु की सक्रियता इकाई ली जाती है, मतलब इकाई सांद्रण ली जाती है। तो यहां पर आप लिख लो धातु यदि ठोस अवस्था में है, धातु यदि ठोस अवस्था में, जैसे MS सॉलिड है, की सक्रियता इकाई ली जाती है, इकाई ली जाती है, ठीक है सर। मतलब आपका जो MS है उसका मान 1 होगा। जब इसका मान 1 होगा तो इस अवस्था में आपका E हो जाएगा, E बराबर E0 प्लस 2.303 RT अपान NF। बाकी भाई ये log 10 है ही है। अब ये 1 हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, केवल बचा आपका MN पॉजिटिव, ये लो। यहां तक कंप्लीट बच्चों। अब इसके आगे की कहानी ये हो जाएगी कि हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इस समीकरण में किसका मान रख दें, आप R का मान रख दो, R टेम्परेचर और F यानी फैराडे नियतांक, F का मान रख दो बच्चों। जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आ जाएगा E इक्वल E0, ठीक, प्लस का 2.303। R का मान कितना है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर 298 केल्विन ताप पर। बाकी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या या आयन की संख्या n है
और बच्चों F का मान होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। बाकी log 10 है और ये आपका Mn पॉजिटिव है। ठीक, ये चीज हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों और भाग करते हैं तो इसका मान आता है, जिसको आपको यदि गुणा करते ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, 591 इतना यदि याद कर लेना तो चल जाएगा और यहीं तक आपको नर्नेस्ट समीकरण में लिखना होगा। ठीक, ये हमारा नर्नेस्ट समीकरण है, एग्जाम में आएगा तो इतना कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर समय देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। यहाँ से शुरू करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर हमेशा देता हूँ, 9685299149, 9685299149 है ना, 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।